चलिए स्टार्ट करते हैं हमारा पहला क्वेश्चन। अप्रैल 2021 में मतलब कि हाल ही में किस देश के विदेशी श्रमिकों के वीज़ा, विशेष रूप से जो H1B वीज़ा है, इस पर अभी तक जो बैन लगाया गया था इसकी अवधि समाप्त हो गई है। तो ये रिलेटेड है यूएसए से। मतलब कि H1B वीज़ा जिस पर यूएसए ने अभी तक बैन लगाया हुआ था, इसकी जो अवधि है ये अब समाप्त हो चुकी है। तो सबसे पहले हम जान लेते हैं H1B वीज़ा के बारे में। इससे भी पहले आप ये जान लीजिए कि ये वीज़ा होता क्या है। अक्सर आप लोगों ने पासपोर्ट और वीज़ा के बारे में सुना ही होगा। तो पासपोर्ट, ये तो आप सभी जानते हैं कि जैसे भारत में आप लोगों का जो पहचान पत्र है कि आप भारतीय हैं, ये है आधार कार्ड। वैसे ही जब आप विदेशों में जाते हैं उसके लिए आपका पहचान पत्र है पासपोर्ट, कि आप इस देश के नागरिक हैं। वैसे ही अब यदि हम बात करें वीज़ा की, वीज़ा की फुल फॉर्म क्या बनती है? विजिटर्स इंटरनेशनल स्टे एडमिशन। तो विदेशों में रहने के लिए ये वीज़ा जारी किया जाता है, जबकि विदेशों में पहचान पत्र के रूप में ये पासपोर्ट जारी किया जाता है। अब हम समझ लेते हैं इस वीज़ा के बारे में जिसका नाम है H1B वीज़ा। अब ये वीज़ा है क्या, तो इसे आप समझिएगा। देखिए, ऐसे व्यक्ति, मान लीजिए भारत के ही यदि कोई व्यक्ति है जो कि यूएसए में रोजगार करना चाहता है, वहाँ रहकर रोजगार करना चाहता है, तो उसके पास ये जो वीज़ा है H1B वीज़ा, ये होना ज़रूरी है, जो कि यूएसए के द्वारा जारी किया जाता है। तो यूएसए में रोजगार की इच्छा रखने वाले गैर अप्रवासी नागरिकों को दिया जाने वाला ये एक तरह का वीज़ा है। हालांकि वीज़ा के और भी कई प्रकार हैं। H4 वीज़ा, H2B वीज़ा, H3 वीज़ा, L1 वीज़ा, लेकिन आज हम यहाँ केवल H1B वीज़ा के बारे में डिस्कस करने वाले हैं, क्योंकि ये अभी चर्चे में आया है। क्योंकि यदि आप लोगों को याद होगा तो अमेरिका के जो 45वें प्रेसिडेंट थे, लास्ट टाइम कौन थे? डोनाल्ड ट्रंप। इनकी जब सरकार थी तब इन्होंने लास्ट ईयर इस वीज़ा पर बैन लगा दिया था। बैन लगाने का क्या कारण था? क्योंकि उस समय कोविड-19 का जो संक्रमण था ये तेजी से फैल रहा था, इसके कारण इस पर बैन लगाया गया था डोनाल्ड ट्रंप के द्वारा। और यदि देखा जाए तो भारत में इस वीज़ा का क्या प्रभाव है, तो एक रिपोर्ट के अनुसार मतलब कि ऐसे वीज़ा लेने में भारतीयों की हिस्सेदारी सबसे ज़्यादा रही है। तो काफ़ी समय से अमेरिका के द्वारा H1B वीज़ा पर जो बैन लगा हुआ था ये अब समाप्त हो चुका है। तो अब यदि हम बात करें अमेरिका की, इसकी कैपिटल है वॉशिंगटन डीसी, करेंसी है डॉलर, यहाँ के प्रेसिडेंट है जो बाइडन, यहाँ की उपराष्ट्रपति है भारतीय मूल की कमला हैरिस। और ये जो आप देख रहे हैं कनाडा, यूएसए और मैक्सिको। कई बार एग्जाम में पूछा जाता है कि ऐसी कौन सी नदी है जो कि कनाडा और मैक्सिको के बीच, सॉरी, यूएसए और मैक्सिको के बीच अंतर्राष्ट्रीय सीमा बनाती है। तो इस रिवर का नाम है रियो ग्रैंडे रिवर, जो कि अंत में आकर के गल्फ ऑफ मैक्सिको में आकर के गिर जाती है। जबकि यूएसए और कनाडा के बीच में सीमा का निर्धारण ये कौन सी रिवर करती है? सेंट लॉरेंस रिवर। तो ये दोनों ही आप याद रखेंगे। कुछ यहाँ पास यदि आप देखेंगे मध्य अमेरिका में, तो यहाँ एक देश है जिसका नाम है अल सल्वाडोर। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में ये जो अल सल्वाडोर है, ये पहला ऐसा मध्य अमेरिकी देश बना है जिसे डब्ल्यूएचओ के द्वारा मलेरिया मुक्त घोषित किया गया है। कुछ यहाँ पास स्थित है अलास्का। अलास्का जहाँ अभी हाल ही में अमेरिका और चाइना के बीच पहली उच्च स्तरीय बैठक का भी आयोजन किया गया था। जो आप लोग 5 ग्रेट लेक्स के नाम सुनते हैं, ये अमेरिका में ही स्थित है। मिशिगन, ईरी, ओंटारियो, सुपीरियर और ह्यूरन, जिसमें कि एकमात्र जो मिशिगन लेक है ये स्थित है, पूरी तरह से स्थित है यूएसए में। हाल ही में भारत और अमेरिका के बीच जो मिलिट्री एक्सरसाइज होती है जिसका नाम है वज्र प्रहार, इसका आयोजन हिमाचल प्रदेश में किया गया। हाल ही में किस देश ने जानवरों के लिए दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन रजिस्टर किया है? तो ये रजिस्टर किया गया है रशिया के द्वारा। और यदि आप लोगों को याद होगा तो इंसानों के लिए भी दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन ये रशिया के द्वारा ही रजिस्टर किया गया था। इसका नाम क्या है? स्पुतनिक 5। और अब इसने जानवरों के लिए भी दुनिया का पहला कोविड-19 वैक्सीन ये रजिस्टर कर दिया है। और ऐसा करने वाला ये दुनिया का पहला देश बन गया है। और इसका नाम इसने क्या रखा है? कार्निवाक कोव। तो इसका नाम भी आप याद रखेंगे। अब यदि हम बात करें रशिया की, तो रशिया जो कि एशिया महाद्वीप में स्थित है, साथ ही यूरोप महाद्वीप में भी स्थित है। रशिया का वह भाग जो कि एशिया महाद्वीप के अंतर्गत आता है यह कहलाता है साइबेरिया। और रशिया की जो राजधानी है मॉस्को, ये स्थित है यूरोप महाद्वीप में। मॉस्को जो कि ग्लोबल ट्रैफिक इंडेक्स 2020 में पहले स्थान पर रही है। यहाँ की करेंसी है
रूबल। रशिया की संसद, इसका नाम है ड्यूमा। रशिया के प्रेसिडेंट कौन है? तो ये है व्लादिमीर पुतिन। और यूरोप की जो सबसे लंबी रिवर है जिसका नाम है वोल्गा रिवर, ये पश्चिमी रूस से ही निकलती है और बहती हुई ये आकर के कैस्पियन सागर में आकर के मिल जाती है। कैस्पियन सागर के पास में ही यदि आप देखेंगे तो ये है ब्लैक सी यानी कि काला सागर, जो कि दुनिया का सबसे गहरा सागर है। और इसी ब्लैक सी में अभी हाल ही में रशिया के द्वारा अंडर वाटर टेलीस्कोप ये लॉन्च किया गया। भारत और रशिया के बीच दो एक्सरसाइज होती है, एक है इंद्रा, दूसरी है एविया इंद्रा। भारतीय सेना किस देश में बहुराष्ट्रीय सैन्य अभ्यास यानी कि शांतिर अग्र सेना, कई जगह ये आप लोगों को अग्रो सेना लिखा भी दिखाई देगा, एक ही चीज है। तो शांतिर अग्रो सेना का आयोजन ये भी हाल ही में बांग्लादेश में किया जाएगा, जिसमें भारतीय सेना भी हिस्सा लेगी। और अभी हाल ही में बांग्लादेश में यहाँ के जो पहले राष्ट्रपति थे, जिन्हें बांग्लादेश का राष्ट्र जनक कहा जाता है, बंगबंधु शेख मुजीबुर रहमान, जिन्हें अभी हाल ही में गांधी शांति पुरस्कार 2020 से सम्मानित किया गया है, इन्हीं के जन्म शताब्दी के उपलक्ष्य में इस एक्सरसाइज का आयोजन किया जाएगा, जो कि 9 दिनों तक आयोजित होना है। और अभी हाल ही में बांग्लादेश ने अपनी आज़ादी की 50वीं सालगिरह भी पूरी की है। ये जो एक्सरसाइज आयोजित किया जाएगा, इसकी थीम होगी रोबेस्ट पीस कीपिंग ऑपरेशंस। अब यदि हम बात करें बांग्लादेश की, तो इसकी कैपिटल है ढाका, करेंसी है टका, प्राइम मिनिस्टर है शेख हसीना, प्रेसिडेंट है आरिफ मोहम्मद खान। जैसे कि अभी मैंने बताया है कि बांग्लादेश ने अभी हाल ही में अपनी आज़ादी के 50 साल पूरे किए हैं। 1971 में जब भारत और पाकिस्तान का युद्ध हुआ था, इस युद्ध के दौरान एक नए राष्ट्र का उदय हुआ जिसका नाम है बांग्लादेश। और इसी मौके पर अभी हाल ही में बांग्लादेश और भारत के बीच तीसरी पैसेंजर सर्विस इसकी शुरुआत की गई है, जिसका नाम है मिताली एक्सप्रेस। इसके पहले दो पैसेंजर ट्रेनें चलती थी, एक है बंधन, दूसरी है मैत्री, और अब तीसरी भी शुरू कर दी गई है। कल ही मैंने आप लोगों को बताया था रूपपुर परमाणु ऊर्जा संयंत्र के बारे में, जो कि बांग्लादेश का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र है, जो कि पावना जिले में बनाया जाना है, पद्मा नदी में। पद्मा नदी जो कि गंगा नदी ही है, जिसे बांग्लादेश में पद्मा के नाम से जाना जाता है। इसके अलावा हाल ही में प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी जी के द्वारा त्रिपुरा में भारत और बांग्लादेश के बीच फैनी नदी पर मैत्री सेतु पुल का भी उद्घाटन किया गया। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किसने लाइट वेट बुलेट प्रूफ जैकेट विकसित किया है? तो ये विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। ये जो आप देख रहे हैं, ये है कम वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट। इसका वजन है 9 किलोग्राम। यही विकसित किया गया है डीआरडीओ के द्वारा। मतलब कि यदि पूरे देश में देखा जाए तो पूरे देश में डीआरडीओ के 52 लैब है। ये इंपॉर्टेंट है, देखिए एग्जाम में पूछा भी गया है कि पूरे भारत में डीआरडीओ की कितनी लैब संचालित है, तो ये है 52। तो डीआरडीओ के ही एक लैब के द्वारा इस हल्के वजन की बुलेट प्रूफ जैकेट को विकसित किया गया है। तो अब यदि हम बात करें डिफेंस रिसर्च डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन की, इसकी स्थापना 1958 में की गई थी। हेडक्वार्टर स्थित है नई दिल्ली में। इसके अध्यक्ष हैं जी सतीश रेड्डी जी, जिनका कार्यकाल भी बढ़ाया गया है। डीआरडीओ का मोटो है बलस्य मूलम विज्ञानम। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो कुछ समय पहले ही डीआरडीओ के द्वारा दुनिया की पहली यूनिवर्सल बुलेट प्रूफ जैकेट ये भी विकसित की गई थी। और इसका नाम क्या है? नाम आप याद रखेंगे, इसका नाम है शक्ति। हाल ही में डीआरडीओ ने ही सीआरपीएफ के जवानों के लिए एक एम्बुलेंस बाइक ये विकसित की, जिसका नाम है रक्षिता। आप और क्या रिलेट कर सकते हैं? तो हाल ही में डीआरडीओ ने एक एंटी सैटेलाइट मिसाइल जिसका नाम है मिशन शक्ति, इसका भी सफलतापूर्वक परीक्षण कर लिया है। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य सरकार ने महेंद्रगिरी को राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया है? तो हाल ही में जो ओडिशा गवर्नमेंट है, ओडिशा में जो गजपति जिला है, यहाँ स्थित है महेंद्रगिरी, जिसे राज्य के दूसरे बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में प्रस्तावित किया गया है। अब यहाँ लिखा हुआ है कि इसे दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। तो यहाँ का पहला बायोस्फीयर रिजर्व ये कौन सा है? सिमलीपाल। अब आप लोग ये सोच रहे होंगे कि ये तो नेशनल पार्क है। देखिए नेशनल पार्क तो है, साथ ही ये बायोस्फीयर रिजर्व भी है। अब ये तो किसे प्रस्तावित किया गया है? महेंद्रगिरी को, जो कि गजपति जिले में स्थित है। देखिए यहाँ लिखा हुआ है कि महेंद्रगिरी जो कि ओडिशा का दूसरा हाईएस्ट माउंटेन पीक है। अब ये है दूसरा हाईएस्ट माउंटेन पीक, तो पहला कौन सा है? देवमाली। तो एडिशनल तौर पर आप ये भी याद रखेंगे। अब यहाँ हम बात कर रहे हैं बायोस्फीयर रिजर्व की।
देखिए बायोस्फीयर रिजर्व ये होता क्या है, तो सिंपल लैंग्वेज में आप याद रख सकते हैं कि जलमंडल, थलमंडल और वायुमंडल, मतलब कि वायु, जल और थल मंडल का ये एक संधि मंडल होता है। तो देखिए जो बायोस्फीयर होते हैं, जिसे आप हिंदी में जैव मंडल कहते हैं, ये एक ऐसा आरक्षित क्षेत्र होता है जिसमें कि वनस्पति और जीवों के साथ साथ मानव समुदाय और उनकी संस्कृति की भी रक्षा की जाती है। अभी मैंने कहा है मानव समुदाय, तो आप लोगों के दिमाग में ये सवाल आ रहा होगा कि क्या बायोस्फीयर में मानव भी बच सकते हैं, मतलब हम और आप भी जाकर के बायोस्फीयर में क्या रह सकते हैं। तो देखिए ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। कहने का मतलब है कि जंगलों में जो लोग पहले से रह रहे हैं, कौन लोग रहते हैं, मोस्टली तो ट्राइबल लोग ही रहते हैं। तो जो लोग पहले से रह रहे हैं, जो कि जंगलों को बचाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, तो उनके संरक्षण के लिए, साथ ही ट्राइबल लोग की अपनी संस्कृति भी होती है, इनकी संस्कृति की भी सुरक्षा इस बायोस्फीयर रिजर्व के रूप में की जाती है। यहाँ हम बात कर रहे हैं महेंद्रगिरी की। तो महेंद्रगिरी के जंगलों में भी एक तरह की ट्राइब पाई जाती है जिसका नाम है कान्ह ट्राइब। तो इन ट्राइब के संरक्षण के लिए और इनकी संस्कृति को बचाने के लिए ओडिशा गवर्नमेंट के द्वारा इसे दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ये तो होगा, मतलब कि अभी तो प्रस्तावित है, और ये होगा ओडिशा का दूसरा और भारत का 19वां बायोस्फीयर। यदि आपसे पूछा जाए कि भारत में अभी कुल कितने बायोस्फीयर रिजर्व हैं, तो भारत में तो है कुल 18 और 19वां प्रस्तावित है महेंद्रगिरी। और देखिए भारत में जो बायोस्फीयर का प्रचलन है, ये किसके द्वारा लाया गया था, मतलब कि भारत में तो नहीं, पूरी दुनिया में बायोस्फीयर का प्रचलन ये शुरू किया था यूनेस्को ने। यूनेस्को के बारे में आप सभी जानते ही हैं। अगला क्वेश्चन है, चिरंजीवी स्वास्थ्य बीमा योजना के तहत प्रत्येक परिवार को स्वास्थ्य बीमा देने वाला पहला राज्य ये कौन बना है। तो इसके बारे में मैंने आप लोगों को पहले भी बताया है, जो कि बन गया है राजस्थान। इस योजना के तहत राजस्थान में प्रत्येक परिवार को 5 लाख रुपए तक का कैशलेस बीमा ये प्रोवाइड कराया जाएगा। और इसके लिए जो रजिस्ट्रेशन है ये 1 अप्रैल से ही शुरू हो चुके हैं, और इसका जो लाभ है ये राजस्थान के नागरिकों को 1 मई से मिलेगा। और इसमें आर्थिक रूप से जो गरीब लोग हैं राज्य में, इन्हें बिना प्रीमियम के ही यह बीमा मिलेगा, जबकि अन्य सभी परिवारों को इसका लाभ लेने के लिए 850 यानी कि 850 रुपीज़ का ये वार्षिक प्रीमियम देना होगा। ऐसी ही योजना है राजस्थान गवर्नमेंट की। यदि हम बात करें राजस्थान की, जो कि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे बड़ा राज्य है, जबकि क्षेत्रफल की दृष्टि से भारत का सबसे छोटा राज्य ये है गोवा। इसकी राजधानी है जयपुर। जयपुर, जिसे हम पिंक सिटी के नाम से जानते हैं, इसे 2019 में यूनेस्को के द्वारा वर्ल्ड हेरिटेज साइट में भी शामिल किया गया। यहाँ के मुख्यमंत्री हैं अशोक गहलोत, राज्यपाल है कलराज मिश्र, लोकसभा सीटें आती 25, राज्यसभा सीटों की संख्या है 10। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क है केवलादेव और रणथंभौर। राजस्थान का हृदय ये अजमेर को ही कहा जाता है। और जैव ईंधन नीति लागू करने वाला पहला राज्य ये राजस्थान ही है। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का पहला ऑर्गन डोनर मेमोरियल ये राजस्थान के जयपुर में ही स्थापित किया गया है। पेटीएम मनी ने अपना R&D सेंटर ये कहाँ खोला है, तो ये खोला गया है पुणे में। R&D यानी कि रिसर्च एंड डेवलपमेंट, तो इनोवेशन को बढ़ावा देने के लिए, साथ ही इससे रोजगार का भी सृजन होगा, और इसलिए इसका ये जो सेंटर है ये ओपन किया गया है महाराष्ट्र के पुणे में। यदि हम बात करें पेटीएम की, तो इसकी स्थापना 2010 में विजय शेखर शर्मा ने की थी, जो कि इसके संस्थापक तो है ही, साथ ही इसके CEO भी हैं। पेटीएम की पेरेंट कंपनी का नाम क्या है, ये है 197। हेडक्वार्टर स्थित है नोएडा में, और इसने अपना R&D सेंटर ये ओपन किया है पुणे में। पुणे यही स्थित है केमिकल लेबोरेटरी ऑफ इंडिया, यानी कि भारत की रासायनिक प्रयोगशाला आगा खां पैलेस, ये भी पुणे में ही स्थित है। इसके अलावा FTII फिल्म एंड टेलीविजन इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया, इसका भी हेडक्वार्टर पुणे में ही स्थित है। हाल ही में 3 दिवसीय आयुर्वेद पर्व का आयोजन कहाँ किया गया, तो इसका आयोजन किया गया है ओडिशा में। तो आयुर्वेद का महत्व लोगों के बीच फैलाने के लिए, साथ ही आयुर्वेद को बढ़ावा देने के लिए 3 दिवसीय इस पर्व का आयोजन किया गया है आयुष मंत्रालय के सहयोग से। कहाँ किया गया है, ओडिशा में। ओडिशा जिसके बारे में अभी मैंने बताया है कि यहाँ के गजपति में स्थित है महेंद्रगिरी पर्वत, जिसे कि दूसरे बायोस्फीयर के रूप में प्रस्तावित किया गया है। ओडिशा की राजधानी भुवनेश्वर, मुख्यमंत्री है नवीन पटनायक, राज्यपाल है गणेशी लाल। लोकसभा सीटें आती हैं 21, राज्यसभा सीटों की संख्या 10, विधानसभा सीटें आती हैं 147। हाल ही में, मतलब कि 1 अप्रैल को ओडिशा ने अपना स्थापना दिवस भी मनाया है।
एक प्रसिद्ध एथलीट हैं जिनका नाम है द्युति चंद, ये भी ओडिशा से ही बिलोंग करती हैं। अगला क्वेश्चन है, हाल ही में किस राज्य ने अंबोली को जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में नामित किया है? तो ये नामित किया गया है महाराष्ट्र के द्वारा। देखिए, यूनेस्को के द्वारा विरासत स्थल ये अलग होती है, लेकिन महाराष्ट्र सरकार के द्वारा जैव विविधता विरासत स्थल के रूप में अभी हाल ही में अंबोली को नामित किया गया है। अंबोली ये किसके लिए प्रसिद्ध है? तो ये स्पेशली सिस्तूरा प्रजाति की मछली के लिए प्रसिद्ध है। तो अभी यदि हम बात करें महाराष्ट्र की राजधानी है मुंबई। मुंबई जो कि अरब सागर के किनारे ही बसा हुआ है, और इसी अरब सागर में मतलब कि मुंबई में ही भारत का पहला फ्लोटिंग बास्केटबॉल कोर्ट ये स्थापित किया गया है। मुंबई में स्थित है नेशनल स्टॉक एक्सचेंज, बॉम्बे स्टॉक एक्सचेंज और सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज बोर्ड ऑफ इंडिया का हेडक्वार्टर। सिद्धिविनायक मंदिर और गेटवे ऑफ इंडिया ये भी यही स्थित है। मुख्यमंत्री है उद्धव ठाकरे। राज्यपाल है भगत सिंह कोश्यारी, जो कि गोवा के भी राज्यपाल का एडिशनल चार्ज संभाल रहे हैं। प्रमुख नृत्य है तमाशा और लावनी। इसके अलावा एशिया की पहली सौर ऊर्जा से संचालित कपड़ा मिल जो कि महाराष्ट्र के परभणी जिले में शुरू की जानी है। अगला क्वेश्चन है, लव जिहाद को रोकने के लिए विधेयक पारित करने वाला तीसरा राज्य कौन बना है? तो ये बन गया है गुजरात। ये बना है तीसरा। तो इससे पहले दो कौन है? उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश। कहने का मतलब ये है कि शादी का झांसा देकर के यदि जबरन धर्मांतरण कराया जाता है तो ऐसे व्यक्ति के खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी। इसके लिए कानून भी बनाया जा रहा है। तो यही है कि इसी के लिए विधेयक पारित करने वाला ये तीसरा राज्य बन गया है गुजरात। तो अब यदि हम बात करें गुजरात की, तो इसकी राजधानी है गांधीनगर। गांधीनगर जो कि गृह मंत्री अमित शाह जी का निर्वाचन क्षेत्र है। मुख्यमंत्री विजय रूपानी, राज्यपाल है आचार्य देवव्रत। इंपॉर्टेंट नेशनल पार्क की यदि हम बात करें तो गिर वंसदा, ब्लैक बक और मरीन ये सभी नेशनल पार्क स्थित हैं गुजरात में ही। लोकसभा सीटें आती है 26, राज्यसभा सीटों की संख्या है 11। यदि आप करंट से रिलेट करेंगे तो हाल ही में भारत का सबसे बड़ा हार्ट हॉस्पिटल जो कि अहमदाबाद में ही ओपन किया गया है। अहमदाबाद जो कि साबरमती नदी के किनारे बसा हुआ है, इसी अहमदाबाद में दुनिया का सबसे बड़ा क्रिकेट स्टेडियम ये भी स्थापित किया गया है। सी प्लेन सर्विस की शुरुआत, साथ ही भारत का पहला समुद्री संग्रहालय। कल ये मैंने आप लोगों को गलती से भावनगर बता दिया था, जबकि ये है लोथल। भावनगर में भारत का विश्व का पहला सीएनजी पोर्ट टर्मिनल स्थापित किया गया है। कल जो मैंने आप लोगों से सवाल पूछा था इसका राइट आंसर था रजनीकांत। अब आप लोगों के लिए आज का सवाल है, किस राज्य सरकार ने बस में महिलाओं के लिए फ्री यात्रा की घोषणा की है? तो इसका जो भी आंसर है कमेंट बॉक्स में बताइएगा। वीडियो यदि पसंद आए तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो आज के लिए इतना ही। थैंक यू सो मच।